नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो वाकई चौंकाने वाली है। मुंबई के एक 62 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और उन्होंने ऑनलाइन क्रिप्टो धोखाधड़ी में लगभग, आप मानेंगे नहीं, 2 करोड़ रुपए गंवा दिए। 2 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये मामला सिर्फ पैसे खोने का नहीं है, ये मतलब भरोसे के टूटने का भी है, और वो भी एक बार नहीं, 2 बार। जी, ये मामला काफी पेचीदा लगता है। हाँ, तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं जरा कि कैसे एक पढ़ा लिखा अनुभवी व्यक्ति इतने बड़े जाल में फंस गया। तो कहानी की शुरुआत होती है आयशा नाम की एक महिला से। उसकी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई प्रोफेसर साहब को। अच्छा। उसने बताया कि वो गुरुग्राम की कोई ग्लोबल आर्ट कंपनी है, वहां काम करती है, और धीरे धीरे बातचीत बढ़ाई। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यही है, ये विश्वास बनाने की जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। हाँ। आयशा ने क्रिप्टो करेंसी, खासकर बिटकॉइन निवेश पर वो टिप्स देना शुरू किया, और शुरुआती टिप्स शायद जानबूझकर या किस्मत से सही निकले। अच्छा, तो शुरू में फायदा हुआ? हाँ, थोड़ा फायदा दिखाया गया होगा। इससे प्रोफेसर को यकीन हो गया कि भाई ये आयशा तो क्रिप्टो मार्केट को समझती है, भरोसेमंद है। आप इसे एक तरह की, यूं समझिए, फाइनेंशियल ग्रूमिंग कह सकती हैं। फाइनेंशियल ग्रूमिंग मतलब पहले भरोसा जीतो फिर। बिल्कुल। स्कैमर्स जानते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ जाए, खासकर जब उसे थोड़ा फायदा दिखने लगे, तो फिर पीछे हटना मुश्किल होता है। इसी भरोसे का फायदा उठाकर आयशा ने प्रोफेसर को एक लोकप्रिय एक्सचेंज बाइनेंस पर खाता खोलने को कहा। बाइनेंस का नाम इस्तेमाल करना ये भी शायद भरोसे के लिए ही होगा, क्योंकि लोग जानते हैं इस प्लेटफॉर्म को। जी हाँ, बिल्कुल। एक जाने माने नाम का इस्तेमाल पीड़ित को सुरक्षा का एक झूठा एहसास देता है। तो प्रोफेसर ने खाता खोला और आयशा के कहने पर निवेश करना शुरू कर दिया। पैसे भेजते रहे। और फिर आता है पहला बड़ा मोड़, है ना? हाँ? जब प्रोफेसर ने एक अच्छी खासी रकम लगा दी, करीब 62 लाख रुपए, तब आयशा अचानक गायब हो गई। गायब मतलब? फोन बंद, फेसबुक प्रोफाइल डिलीट, कोई संपर्क नहीं 62 लाख रुपए लगाने के बाद। ये तो अरे बाप रे। हाँ, और ये बिल्कुल क्लासिक तरीका है। एक बार बड़ी रकम हाथ लग जाए तो पहला संपर्क काट दिया जाता है। पीड़ित परेशान, हताश। जाहिर है। लेकिन यहाँ खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा उलझा गया। मतलब इसके बाद क्या हुआ? और पैसे गए? तभी कहानी में 2 नए किरदार आते हैं, एक कोयल नाम की महिला और एक प्रशांत पाटिल नाम का पुरुष। अच्छा, ये कौन थे? शायद उनकी जानकारी उन्हें आयशा के नेटवर्क से ही मिली हो, ये संभव है, और उन्होंने दावा किया कि वो खोए हुए पैसे वापस दिलाने में मदद कर सकते हैं। ओहो, तो पहले धोखा और फिर मदद की पेशकश। हाँ, जरा सोचिए, प्रोफेसर की मानसिक स्थिति। एक उम्मीद जगी होगी, लेकिन ये मदद यकीनन मुफ्त नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। यहीं से धोखाधड़ी का दूसरा स्तर शुरू हुआ। उन्होंने पैसे निकालने के नाम पर, मतलब रिकवरी के नाम पर, अलग अलग चार्जेस मांगना शुरू कर दिए। जैसे कि कभी प्रोसेसिंग चार्ज, कभी ट्रांजैक्शन फीस, कभी कोई टैक्स। हर बार यही कहा गया कि बस ये आखिरी पेमेंट है, इसके बाद सारा पैसा वापस आ जाएगा। अरे यार, मतलब वो उनकी उम्मीद का ही फायदा उठा रहे थे। ये तो और भी भयानक है। हाँ, ये पीड़ित की हताशा का बेरहमी से फायदा उठाना था। प्रोफेसर पैसे वापस पाने की उम्मीद में उन्हें बार बार पैसे भेजते रहे। और आखिर में जब लगातार पैसों की मांग होती रही और रिकवरी का कोई नामो निशान नहीं दिखा, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोखा हुआ है। कुल मिलाकर उन्होंने 1.93 करोड़ रुपए गंवा दिए। 1.93 करोड़, ये तो अविश्वसनीय है। और ये सब सिर्फ एक फेसबुक रिक्वेस्ट से शुरू हुआ था। तो अंत में प्रोफेसर ने क्या किया? अंततः उन्होंने मुंबई पुलिस के वेस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी IT एक्ट और जो नया भारतीय न्याय संहिता है, उसकी संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात साइबर धोखेबाजों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो इन कानूनों का इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये दिखाता है कि कानूनी ढांचा डिजिटल अपराधों को गंभीरता से ले रहा है। हालांकि ये भी सच है कि ऐसे मामलों में अपराधियों को पकड़ना और पैसे वसूल करना अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। वो अक्सर गुमनाम रहते हैं या देश के बाहर से ऑपरेट करते हैं। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? मतलब हमारे सुनने वालों के लिए क्या सबक है इसमें? ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे और उनके जो परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं उनका एक गंभीर उदाहरण है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे साइबर अपराधी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, भरोसेमंद दिखने वाले प्रोफाइल बनाते हैं, मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं विश्वास जीतने के लिए और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाते हैं। जैसे इस केस में हुआ। जी, शुरुआती छोटे मुनाफे का लालच देना, जाने माने प्लेटफॉर्म्स के नाम का इस्तेमाल करना और फिर पीड़ित जब फंस जाए तो उसकी हताशा का फायदा उठाना, ये सब उनके तरीकों का हिस्सा है। डिजिटल दुनिया में सतर्कता और जागरूकता बहुत जरूरी है, खासकर जब पैसे का लेन देन शामिल हो। तो क्या इसमें कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स थे, मतलब कुछ ऐसी चेतावनियां जिन पर शायद प्रोफेसर ध्यान दे सकते थे? निश्चित रूप से कई थे, जैसे सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से दोस्ती के तुरंत बाद निवेश की सलाह मिलना, ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है। ये तो है। फिर गारंटीड या बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करना। क्रिप्टो करेंसी वैसे भी बहुत वॉलेटाइल है, उसमें गारंटीड रिटर्न जैसा कुछ नहीं होता। सही बात। पैसे भेजने के लिए लगातार दबाव डालना और खासकर वो जो दूसरा चरण था, खोए हुए पैसे वापस दिलाने के लिए फीस मांगना, ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कोई भी वैध रिकवरी एजेंसी पहले फीस नहीं मांगते। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। हाँ, तो इस पूरी घटना से सीखने वाली मुख्य बात यही है कि ऑनलाइन अजनबियों पर, खासकर जब पैसे या निवेश की बात हो, भरोसा करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। धोखेबाज विश्वास जीतने और फिर उसका फायदा उठाने के लिए बहुस्तरीय मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं, जैसा हमने यहाँ देखा। पहले विश्वास, फिर धोखा, फिर मदद के नाम पर दोबारा धोखा। ये वाकई डरावना है। जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। हाँ। कोई व्यक्ति किसी के साथ वित्तीय रूप से जुड़ने से पहले, विशेष रूप से क्रिप्टो जैसे जटिल और अक्सर अपारदर्शी क्षेत्रों में, उसकी पहचान और उसके इरादों को वास्तविकता में कैसे सत्यापित कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ प्रोफाइल या शुरुआती बातचीत पर भरोसा करना तो काफी नहीं है, जैसा इस केस ने दिखाया। ये वाकई सोचने वाली बात